गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज वो जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं IIT JEE मेंस के हिसाब से उसका डिस्कशन। तो 11 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे, आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्वेश्चन से। ऑब्वियसली बात है। तो 12th क्वेश्चन है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, थोड़ा सर्कल का भी है ना। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हु साइड लेंथ इज 2, ठीक है ना, ट्राइंगल की साइड लेंथ 2 दे रखी। देन अनदर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड एक्सटर्नली टेंजेंट। देखो जैसे ये सर्कल है, ये इस सर्कल के क्या एक्सटर्नली टच कर रहा है। दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं, दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो कंडीशन क्या होता है उनका, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू पहले का रेडियस प्लस दूसरे का रेडियस, है ना। जैसे C1 है, ये C2 है, तो C1 C2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के, ठीक है। तो जैसे मान लो सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, तो क्योंकि ये लाइन जो है टच कर रही है इसको, तो अपन ने यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डाला, ये टेंजेंट लाइन है ना, तो अगर मैंने मान लो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ा तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 90, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली। तो ये भी मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी टेंजेंट है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट पर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात सोचो, जैसे मान लो ये सर्कल है, तो अगर मान लो इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ता हूँ, तो ये लाइन अपन जानते हैं, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है वो कंप्लीट टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसका एंगल बाइसेक्टर होती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, वो हर एक के लिए, मतलब ये जो लाइन है वो हर एक सर्कल के सेंटर को जोड़ रही है, तो ये इस लाइन और इस लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है वो हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है 60, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 30, तो ये वाला एंगल जो है ये आ जाएगा 30 डिग्री। ऑल राइट, अगर ये 30 आ गया तो थोड़ा सोचो, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल, क्योंकि इस एक लाइन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक ये है और एक ये, तो एक लाइन के साथ ये दोनों लाइनें क्या सेम एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन पर ये और ये परपेंडिकुलर, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑल राइट। अच्छा अपने को इसका जो हाइपोटेनस है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस पता है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम। अभी समझा है ना, एक्सटर्नली टच, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, इस छोटू सर्कल का रेडियस, और देखो 90 90 90, तो ये भी 90, तो ये तस्वीर पॉइंट 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 हुआ, तो ये चारों पॉइंट से क्या बन गया, रेक्टेंगल हुआ। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला है अपन ने, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी, सेम। ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस, तो ये भी हो जाएगा छोटू सर्कल का रेडियस, ठीक है। सारा खेल इसमें क्या है, ज्योमेट्री का ये डायग्राम है, ये हो जाएगा अपना R1 प्लस R2। अच्छा और तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, छोटा सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा, बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस। सो यहाँ से यहाँ तक की जो क्वांटिटी है दैट विल बी इक्वल टू R1, हाँ बड़े वाले का R1 बोला है क्या, बड़े वाले का R2 बोला है क्या, कहीं नहीं बोला ना, ठीक है। तो बड़े वाले का R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है, एंड सो ऑन, इस तरह से मान लेते हैं। ऑल राइट। तो ये वाला एंगल कितना था, 30 था, और ये क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, और ये क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिश्ते नाते कौन देता है अपने को, साइन, है ना, साइन। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से अपन ये दे सकते हैं कि साइन 30 जो है वो होगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो आ जाएगा ट्वाइस R1 माइनस ट्वाइस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा R1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स R2, ठीक है। R1 इज 3 टाइम्स R2। ऑल राइट। तो R1 अगर 3 टाइम्स R2 है
इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इनडेफिनिटली, यानी कि ये वाला जो सर्कल है, इस बड़े सर्कल के रेडियस का क्या हुआ, 1/3। सिमिलर लॉजिक से ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इनमें भी क्या है, यही तस्वीर चल रही है। क्योंकि अब मैं क्या है, ऐसा करूंगा ना, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, वही सारी पिक्चर बन जाएगी। ये वाला, फिर ये दोनों सर्कल्स का डिफरेंस, ये दोनों सर्कल्स का सम, और ये एंगल कितना आ जाएगा, अगेन ये एंगल कितना बनेगा, 30। अच्छा, ये 30 बनेगा, तो इससे क्या हो गया अपना, वही रेशियो, इसका रेडियस इसके रेडियस का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 कम होता जा रहा है। दोबारा पढ़ो सवाल को। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इनडेफिनिटली द टोटल एरिया ऑफ ऑल द सर्कल्स इज, जो भी गोले हैं उनका एरिया का सम निकालना है अपने को। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़ा वाला सर्कल जो दिख रहा है अपने को ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल का क्या लगता है, सबसे बड़ा सर्कल इस ट्राइंगल का क्या लगा, इन सर्कल। इन सर्कल की रेडियस का कोई फॉर्मूला बताओ, सबसे सिंपलेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेल अपॉन एस, सबसे इंपॉर्टेंट, r इज इक्वल टू ए डेल अपॉन एस। ऑल राइट। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो सिंपल होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया भाई, है ना, 3 आ गया, सिंपल है। तो 4 कौन, कितना आ गया, 1/√3। तो स्मॉल r का वैल्यू 1/√3। तो सबसे बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r²। ठीक है, पाई तो सब में आएगा, पाई r², फिर r²। अगले वाले का क्या है, तो 1/3 ऑफ 1/√3 का स्क्वायर, है ना। फिर आगे क्या आएगा, 1/9 ऑफ 1/√3 का स्क्वायर एंड हुर्र, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 1/3 तो फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/9। समझ में आ रहा ना, 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/9। तो क्या मिल गया, ये पाई 1/3 अपॉन 8/9, तो कितना हो गया, पाई भाई 9 और 3 काट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ऊपर, 3π/8, ठीक है। 3π/8 क्या है, ये ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंसेस ऑफ द साइड्स BC, CA, AB of triangle ABC from its circumcenter are D1, D2, D3, then the value of A/D1, B/D2, C/D3। तो सबसे पहले तो अपने को बनाना चाहिए एक बड़ा सा सर्कल, जिसमें अपन ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल दिखाएं। ठीक है, ये बना दिया अपन ने। फिर लोकेशन मार्क कर ली अंदाजे से, सर्कल का सेंटर। क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंसेस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ साइड, तो अपन को परपेंडिकुलर डालना है। डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये अपन ने डाल दिया इसके अंदर, इसके ऊपर। अच्छा, और क्या बोल रहा है ये, डिस्टेंस ऑफ BC से डिस्टेंस क्या है, D1, और ये क्या है, CA से ये, और ये तस्वीर कह रहा है ये। ऑल राइट। और ये क्या है, सर्कल का सर्कम सेंटर को क्या बोलते थे जनरली, O। सर्कम सेंटर क्या होता है, O। अब क्या कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ A/D1। भाई ये वाली साइड जो है ना, ये कितना हो जाएगा, A, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। महारथी ये बताओ कि अगर सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कुछ खास बात हो रही है यहाँ पर, मिड पॉइंट पर आएगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, सर्कल का रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस। तो आपने क्या डाला है, ये एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आइसोसेलेस में क्या होता है, मीडियन। सो दैट इज वाई ये जो पॉइंट लेट्स से यहाँ पर डी है, तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा A/D, ये भी हो जाएगा A/D। तो अब अगला ख्याल आया, ये आगरा अपॉन दिल्ली आएगा कैसे। तो आगरा अपॉन दिल्ली पेश किया जा सकता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में।
यहाँ पर प्रकट होता हुआ दिख रहा है, आगरा बटे दिल्ली कैसे आएगा? जैसे इस एंगल के नज़रिए से सोचें तो ये क्या लिखा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस जैसा लिखा है। अच्छा, ये एंगल कुछ खास होता है क्या? तो ये एंगल ए है, तो सेंटर पर एंगल क्या होता है? डबल। और क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब एक ही लाइन होंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पूरा कितना है? 2 है, 2 का आधा क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, मैं क्या करता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक बार लिख करके देखते हैं। एक बार टेंजेंट ऑफ आगरा आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि a बाय 2d1, ठीक है, ये बन रहा है। तो ये तो tan a लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 2 tan a। और सिमिलरली दिख रहा है अब तो अपने को कि वो दूसरा वाला क्या होगा? tan b। अच्छा, ट्राइंगल में ये क्या लिखा है? tan a का डबल प्लस क्या लिखा है? tan b प्लस tan c। तो tan a, tan b, tan c क्या होता है? याद है ट्राइंगल में बताया था ना, सिग्मा tan a कितना होता है? पाई tan a, ठीक है ना। किसी भी ट्राइंगल में दुनिया में ये प्रॉपर्टी होती है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। ऑप्शन देखो, तो दिमाग में जैसे ही ये वाली पिक्चर बनी तुरंत ये वाली पिक्चर याद आनी चाहिए, रिकॉल करना आना चाहिए ये चीज़। अच्छा, tan a कितना है? तो कितना हो जाएगा ये? ट्वाइस ऑफ पाई tan a। और tan a का वैल्यू कितना है? a बाई d1, तो आ जाएगा a बाई ट्वाइस d1, b बाई ट्वाइस d2, c बाई ट्वाइस d3। तो कितना हो गया? ABC अपॉन 4 आ रहा है ना। 4 मतलब दिल्ली ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स द सम ऑफ whose डिजिट इज 61। तो 61 क्या है भाई? 7 डिजिट का नंबर जिनका जोड़ जो है कितना आ जाए? 61। तो 61 काफ़ी बड़ा नंबर है ना, ये फील आना चाहिए कि 61 अगर 7 नंबरों को जोड़ के आ रहा है तो 7 सबसे बड़े नंबर जो हैं जो मैं जोड़ सकता हूँ वो क्या है? ये सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 9। 9 9 9 9 9 कितनी बार जोड़ा? 7 बार। तो 7 9 का कितना हो जाएगा? 63, सही है। 7 9 का 63। ओए होए, ये 61 तो काफ़ी पास है उसके। तो 61 और 63 में कितने का अंतर है? 2 का। तो एक को क्या कर दूं? 7 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 61। लिखते हैं एक बार, 9 9 9 9 9 9 9 7 कितना हो गया? 61। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स द सम ऑफ। भाई ये तो क्या कलेक्शन है, ठीक है ना, ये तो कलेक्शन है। पर 7 अगर इधर होता 9 9 9 9 9 7 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 ऐसे, यानी कि इसके अरेंजमेंट, अगर मैं इसके भिन्न भिन्न अरेंजमेंट देखूं तो इस सेट ऑफ डिजिट्स के अलग अलग अरेंजमेंट क्या दे देंगे अपने को? नंबर ऑफ 7। क्योंकि क्या है, अरेंज करने से नंबरों का सम तो वही का वही रहने वाला है, ठीक है ना, सम थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो क्या बोला है? नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स। भाई करो इसको अरेंज। अच्छा, एक तो ये भी सोचना है कि सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि दिस इज वन सेट ऑफ नंबर, इज देयर एनी अदर पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स कि सम कितना आ जाए? 61। वो भी सोचना पड़ेगा अपने को। तो पहले तो इन्हीं को अरेंज कर लो। कितना है? अलाइक ऑब्जेक्ट टोटल कितने हैं? ये 1 ऑफ अ काइंड कितने हैं? 6 और बाकी 1, तो कितना आ जाएगा? 7। 7 अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट। और दूसरा क्या है? हाँ भी कोई और केस बन रहा है? हाँ, जैसे यहाँ पहले तो 9 9 रखा, और क्या है? 8 8, ठीक है। हाँ क्या? 7 फैक्टोरियल अपॉन अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ अ काइंड, अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर काइंड। तो 5 कितना हो जाएगा? 6 × 7 अपॉन 2, तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21। और कुछ बन रहा है? और कोई सेट ऑफ नंबर्स जिनसे सम आ जाए अपने को मिल जाए? 21 61। और तो पॉसिबल नहीं है भाई। अगर 5 9 लोगे तो 2 8 लेने पड़ जाएंगे, 6 9 लोगे तो 7 लेने पड़ जाएंगे। क्या
ऐसा हो सकता है 9999 4 ले लें, ठीक है, और बाकी कुछ ले लें ताकि 61 आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या है, आपने 3 कम कर दिए, 8 8 8 भी लेते हो तो 63 में से 3 कम करके तो कितना आएगा, 60 आ पाएगा। तो 4 9 के साथ और बाकी कुछ और अगर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, 60 तक, जबकि पहुँचना कहाँ तक है, 61 तक। तो 4 9 के साथ कोई केस नहीं बनेगा, 3 9 की तो बात ही नहीं उठती। तो टोटल केसेस, केस 1 केस 2, आइदर दिस और दिस। तो जहाँ कहीं भी दिमाग में आता है ना और, या तो ऐसन हो जाए या ऐसे हो जाए, इस तरह से भी काम हो जाए, प्लस इस तरह से भी काम हो जाए। तो जब अलग अलग केसेस बनते हैं तो क्या करना होता है, एडिशन, ठीक है। तो ऐड कर देंगे 7 + 21 कितना जाए, 28। सी ऑप्शन आंसर है ना। A question paper on mathematics consists of 12 questions divided into 3 parts, ABC है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईच कंटेनिंग 4 questions, हर एक में 4 है। In how many ways can an examinee answer 5 questions, selecting at least one from each part? Selecting at least one from each part. Can an examinee answer 5 questions, selecting at least one from each part? क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स कंसिस्ट 12 क्वेश्चन, देने 4। तो ए में कितने सवाल हैं, 4, 1 2 3 4, ऐसा है। सी में भी है 1 2 3 4। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन एग्जामिनर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, हर एक में से कम एक लेना है। हाँ बोलो बोलो, आंसर बताओ। मेथड 1, इसे ऐसे कर सकते हैं, टोटल मान लो आपने खुला मचा दिया, खुला, ठीक है ना, 12 में से कोई भी आंख बंद करके आ जाओ, ABC आ जाओ, कोई भी 5 आ जाओ, ठीक है। तो क्या क्या बातें हो सकती हैं जब आपने आंख बंद करके खुला मचाते हुए उठा लिया, तो क्या क्या उठाया गया होगा। मतलब ऑफकोर्स ऐसे नहीं कि मतलब बेतुके केसेस बना दो, जो तुक बनता है, जो लॉजिक बनता है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हर एक में से एक पार्ट आए, हर एक में से एक क्वेश्चन आए। तो बताओ क्या क्या हो सकता है जब आपने 5 क्वेश्चन उठाए 12 में से, तो क्या क्या अलग अलग केसेस बन सकते हैं। भाई ऐसा हो सकता है, या तो selected from one section, all selected from one section, या तो हमने सारा जो है सारे क्वेश्चन जो 5 लिए वो या तो केवल ए से लिए, या केवल बी से लिए, या केवल सी से लिए, या all questions selected from 2 sections plus all questions selected from 3 sections। या तो 3 बातें हुई होंगी, या तो मैंने सारे क्वेश्चन किसी एक सेक्शन से या 2 सेक्शन से आए होंगे या 3 सेक्शन से आए होंगे, ठीक है। अच्छा, क्या ये बात संभव भी है, कहीं कोई मजाक तो नहीं है, इनमें से कोई मजाक तो नहीं है, कोई है क्या? पहला वाला केस तो मजाक कर रहा था मैं। अरे एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, लेने कितने हैं अपने को, 5। तो आप क्या 4 में से 5 चीज़ें निकाल सकते हो? 4 में से 5 चीज़ें निकाले ही नहीं जा सकती भाई, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। वेज टू सेलेक्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 इज 0। अच्छा, तो ये आ गई या ये आ गई? हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला तो हमारा आंसर ही है। तो ऐसा करें, टोटल माइनस ये कर देते हैं। तो टोटल क्या है, आंख बंद करके 12 अलग अलग में से कोई 5 लिए, माइनस 2 सेक्शंस। तो कितने सेक्शन है, 3। तो अपन ने क्या किया, 3 में से कोई 2 सेक्शन सेलेक्ट कर लिए।
तो 3 में से 2 सेक्शन सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, 3C2, AB, BC या CA। अच्छा, अब मैंने जब 2 सेक्शन सेलेक्ट कर लिए, लेट्स से A और B, आगरा बॉम्बे मेरे हाथ में है, ठीक है, मेरे हाथ में, तो आगरा बॉम्बे मेरे हाथ में, तो आगरा में कितने हैं 4, बॉम्बे में कितने हैं 4, तो टोटल मेरे सामने कितने लोग आ चुके हैं 8। अब मुझे इन 8 में से कितने लेने हैं 5, ठीक है, यही कैलकुलेशन में कर रहा था, 8 में से कितने लेने हैं 5, आ गया आपका आंसर, ठीक है। टोटल माइनस जब आपने 2 में से लिए, 1 में से तो लेना संभव ही नहीं है, ठीक है, टोटल माइनस 2 में से लिए क्या आ गया, 3 में से लिए, और यही बोल रहा है 3 में से लेना, बता दो। दूसरा मेथड, हाँ ठाकुर साहब बताओ, दूसरा मेथड है, हाँ ग्रुप फॉर्मेशन है, जैसा तुम बता रहे थे कि अपन किसी एक ग्रुप से 1, किसी एक से 2, और क्या हो सकता है दूसरा ग्रुप 1 1 3, ठीक है ना ये। अच्छा, इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, तो अपन को क्या करना है 1 2 2, इसके अलावा और भी तो हो सकता है, आगरा से आया 1, बॉम्बे से आए 2 और कलकत्ता से आए 2, ये भी हो सकता है कि आगरा से आए 2, बॉम्बे से 1 और कलकत्ता से 2, यानी कि इनके अरेंजमेंट, तो इनके अरेंजमेंट कितने हैं 3, दिख रहा है ना आराम से, बहुत इजीली दिख रहा है 2 1 2 और 2 2 1, और इसके भी कितने आ जाएंगे 3 अरेंजमेंट। तो उसको लिख लेते हैं कि अपन 3 में से कोई 2 सेक्शन सेलेक्ट किए, जिनमें से कितने क्वेश्चन लेने 2 2 या 3 लिखा हुआ है बेसिकली। अब उसके बाद क्या करो, आगरा सेक्शन में से कितने लिए 1, बॉम्बे में से कितने लिए 2, कलकत्ता में से कितने लिए 2, तो किसी एक से 1, 1 से 2, 1 से 2 लेने के तरीके, और ये क्या है, किससे 1 लेंगे, किससे 2 लेंगे, किससे 2 लेंगे, उसके तरीके, वेस है। प्लस सिमिलरली यहाँ पर 3C1 बोल दो, जिससे अपन 3 लेंगे, बाकी दोनों बचे उनमें से 1 1, और अगेन यहाँ पर क्या आएगा 4C, ये आ गया आपका आंसर। क्योंकि 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो अगर तीनों में से लिए तो या तो ये होंगे या ये होंगे, कम से कम किसी एक से तो एक तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो कई तरीके होते हैं काउंटिंग करने के, हमेशा ध्यान रखें कि आपकी काउंटिंग कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। जैसे मेरी खोपड़ी है ना डिस्ट्रक्टिव है, शैतानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल माइनस लफड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, कई बार ज़्यादा ये फायदेमंद होता है, और कई बार क्या है, आप कंस्ट्रक्टिव काउंटिंग करो, मतलब ऐसा होगा या ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। मैं क्या सोचता हूँ, टोटल माइनस जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी आपका तरीका है, किसमें कम टर्म्स आ रही हैं, किसमें ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, कौन सा आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा आसान है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट येस, यू शुड नो दिस ऑल्सो, फर्स्ट मेथड आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर चाह करके, जानबूझ करके वो क्या करता है, ऐसा सवाल बनाएगा जिसमें खूब सारे केसेस बने, 4 केसेस, और जो टोटल माइनस नॉट पॉसिबल होगा वो केवल 1 या 2 ही केसेस होंगे। कंस्ट्रक्टिव में काफ़ी केसेस बना देगा, और डिस्ट्रक्टिव में 1 केस बनाएगा या 2 बनाएगा, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाती है, ठीक है, याद रखना। वैल्यू तो निकाल ही लोगे, है ना, निकाल लोगे वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, ये 16th क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 ग्रीन बॉटल्स एंड 8 ब्लू बॉटल्स, अगेन PNC का सवाल है, कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल इज साइड बाय साइड, इज अज्यूम ऑल बॉटल्स टू बी अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर। तो इसने क्या कहा, क्या 1 पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल, 1 पेयर मतलब GG, ठीक है, और बाकी क्या बोल रहा है, ये कहाँ है, ब्लू बॉटल है ना, कितनी ब्लू हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये 8 हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आप क्या करो, इफ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल इज साइड बाय साइड, तो एक GG को तो बांध दो, ठीक है, एक GG को बांध दो, और बाकी कितनी बची GG 5, ठीक है, 2 तो ये और बाकी कितनी बच गई 5, तो GG, G, 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 ठीक है। तो ये कितने हो गए, टोटल आइटम कितने हो गए 6। अब इन 6 आइटम्स को इन B में बांटना है अपने को। बांटना क्या है, इस तरह से जचाना है कि सब दूर दूर रहें, कोई पास ना आए,
क्योंकि अगर पास आ जाएंगे ये दोनों तो क्या हो जाएगा, 3G एक साथ दिखेंगे। अगर ये दो पास आ गए तो क्या होंगे, 2G पास दिखेंगे। तो क्या करना चाहिए, दूर दूर रखने के लिए इनको गैप में डालना चाहिए। पुट इन गैप, पुट दीज इन गैप्स, इनको गैप्स में रख दो आप। गैप कौन बनाएगा, जब इनको अरेंज करोगे तो 8 चीज़ें अरेंज होकर कितने गैप देती हैं, 9। तो इनको अरेंज करने का, आइडेंटिकल चीज़ें हैं ना, तो टोटल का फैक्टोरियल अपॉन वही टोटल का आ जाएगा। एक ही तरीका है, सारे अलाइक हैं, अरेंज कर दिया। फर्स्ट स्टेप अरेंजमेंट ऑफ ब्लू बॉल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गैप, जैसे एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा, कितने गैप हो गए, 9। और कितनी जगह चाहिए अपने को, 1 2 3 4 5 6। तो 9 में से कितने गैप चाहिए अपने को, 6। अच्छा, 9 में से 6 गैप अपन ने सेलेक्ट कर लिए। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 6 कर लिए। एक ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये गैप सेलेक्ट कर ली और आपने इनको रखने लगे आप। पर तुरंत आपके दिमाग में एक हलचल हुई, अरे इसकी शक्ल है ना, इसे थोड़ी ना मिलती है, इन दोनों की शक्ल मिलती है, पर इन दोनों की शक्ल थोड़ी ना मिलती है। ये क्या हो गया, 2G मिलकर के क्या हो गया, एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया एज कंपेयर्ड टू दिस। तो अब आपको ये सोचना है कि ये 6 चीज़ें 6 जगह रखने के तरीके कितने होंगे। तो आपको ये सोचना है कि ये 6 चीज़ें जो हैं उनमें 5 अलाइक ऑफ वन काइंड है एंड दिस थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो 6 चीज़ों को 6 जगहों पर रखने का तरीका, जिनमें 5 एक जैसी दिखती हों, उसका तरीका क्या होगा, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर काइंड, जी 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 कॉमा जी कॉमा जी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9C6 और तो 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 9C6 का वैल्यू कितना होगा, 987, 9 8 72, 72 अपॉन 6 12, 12 7 84, 84 इंटू 6, 84 इंटू 6, देखना कहीं ये सी तो नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है भैया, अपन ने कर लिया सवाल। गैप मेथड यूज किया अपन ने इसमें। इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, उनको बांध रखा है ना इसलिए। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। भाई ये अच्छा सवाल है, बेगर्स मेथड पे है, लिख लो। नंबर ऑफ ट्रिपलेट एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो भाई वो जो भिखारियों वाला मेथड होता है उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था कि जैसे कमला है, बिमला है, स्वीटी है, आप 100 चीज़ें बांट रहे हो, तो 46, 45 और कितना है बताना जरा, 9। हाँ बालक ये बताओ, जब अपन ने कमला बिमला स्वीटी को दिए 46 कॉइन, 45 कॉइन, 9 कॉइन, या अपन ने उनको दिए 9 46 45, तो क्या ये दोनों जो वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बाय बेगर्स मेथड, क्या ये डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं या सेम ट्रीट किए जाते हैं? क्या इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को एक मानता है बेगर्स मेथड या अलग अलग मानता है? बावड़े हो तुम, ठीक है ना, इनको अलग अलग मानते हैं, लिख लो। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुमने स्वीटी को अपना दिल दे दिया और स्वीटी को तुमने जो है दिल दे दिया, जहाँ भी दे दी, तो ये अलग अलग नहीं दिख रहे तुम्हें? एक में तुमने उसको दिए 9 कॉइन, एक में दे दिए 45 कॉइन, तो इसमें वो नाराज़ हो गई, इसमें वो खुश हो गई। तो खुशी और गम में फ़र्क नहीं है क्या? फ़र्क है ना, उसकी तो मतलब चेहरे की रौनक ही बढ़ गई ना। तो दीज टू आर डिफरेंट। ठीक है, लिखो डिफरेंट है पहली बात, ये दोनों जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, ऑल राइट, पर यहाँ पर तो इसने बोला है कि x जो नंबर है वो सबसे छोटा होना चाहिए। मान लो आपने वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए, पहली बात तो सारे क्या होने चाहिए, अलग अलग, सारे नंबर अलग अलग। पर बेगर्स मेथड तो हो सकता है कि कोई दो को एक मिल गया हो, यानी कि जैसे 46 और 8 है ना, हो सकता है आपने दोनों को बराबर कॉइन दे दियो। क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों भिखारियों को आपने बराबर कॉइन दिए, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि 100 को तो 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते आप। 33 34। अच्छा,
तो लिखो भाई टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी अपन एनालिसिस कर रहे थे, तो टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बराबर आएगा, हाँ भाई किसके बराबर आएगा, या तो ऑल डिफरेंट, सबके पास अलग अलग कॉइन है, क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, या तो सबके पास अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कॉइन है, या टू हैव सेम एंड वन डिफरेंट, यानी कि दो का जो कॉइन्स जो दो लोगों को आपने दिए उनका क्वांटिटी सेम था और तीसरे के पास अलग था, ऐसा। ऑल थ्री हैव सेम अमाउंट ऑफ कॉइन्स, तीनों के पास जो कॉइन्स का क्वांटिटी है वो सेम आ जाए, कॉइन्स की क्वांटिटी सेम। क्या ये क्या है, व्हाट इज दिस, जीरो, नॉनसेंस। हाँ मैं क्या कह रहा था, नॉनसेंस है ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना, आप 100 कॉइन बांट रहे हो तीन लोग को, तीनों को बराबर मिल जाए, है नॉट पॉसिबल। ओके, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कोई दो को सेम मिल रहा है या तीनों को अलग अलग मिल रहा है। अब हमारी दिलचस्पी क्या है इसमें है, तीनों को अलग अलग, क्योंकि x लेस देन वाई लेस देन जेड का मतलब क्या है, तीनों को अलग अलग। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि कमला को इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, और इसको इतने मिले, इसको इतने मिले। बेगर्स मेथड से जो आंसर आएगा वो तो इन दोनों को क्या मानता है, अलग अलग। पर क्या हम अगर माने कि कमला का हिस्सा x है, विमला का y है और स्वीटी मेरी डार्लिंग का z है, तो इन दोनों को अलग अलग मानना होगा या एक मानना होगा? बेगर्स मेथड से तो दोनों को अलग अलग मानेंगे क्योंकि हिस्से अलग अलग हैं, पर क्योंकि इसने बोला है कि x को कम रखो, y को ऐसे, यानी कि 9, 45, 46, तो ये तीन में कौन से को लेना है अपने को? बस इसी को लेना है, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, ठीक है। तो क्या करें अपन, और क्या तरीके हैं, 9, 45, 46, और क्या होगा, 9, 46, 45, 46, 9, 45, तीन नंबरों को तीन जगहों पर अरेंज करना है ना, तो तीन नंबरों को तीन जगह अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 3 फैक्टोरियल। तो मान लो आपने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया कि मैं कमला, बिमला, स्वीटी को दे रहा हूँ 100 सिक्के, मैंने दे दिए उनको 100 सिक्के, और जैसे मान लो एक वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया 46, 45, 9, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैं सोच रहा हूँ 9, 46, 45, 9, 45, 46, ये कितने आ गए, 6। तो गिन लिए मैंने, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने कितने गिन लिए इसको, 6, पर गिनना कितना है अकॉर्डिंग टू नाउ दिस क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन जो है ये बेगर्स मेथड का नहीं है, थोड़ा सा हट करके है, पर हमने बेगर्स मेथड की थ्योरी पढ़ रखी है, तो बेगर्स मेथड की थ्योरी पढ़ करके हम इंटरप्रेट करेंगे कि अगर सबको अलग अलग हिस्सा मिले, सबको अलग अलग क्वांटिटी मिले, तो वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ऑल आर डिफरेंट। पर क्या ऑल आर डिफरेंट हमने सही काउंट किया, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स छोटा है, वाई फिर बड़ा, फिर जेड सबसे बड़ा, तो हमें कितना कर देना चाहिए उस आंसर के साथ, इस आंसर के साथ क्या खेल खेलना चाहिए। हाँ, तो 6 को कितना काउंट करना है, 1। हमने हर एक केस इस प्रकार का कितनी बार काउंट कर लिया, 6 बार, और उसको अगर मैं 1 मान लूँ, यानी कि अलग अलग नंबरों को मैं 1 मान लूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि इस आंसर को अपने को 6 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि अलग अलग अरेंजमेंट, 3 अलग अलग चीज़ों के 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके क्या होते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो ये इसमें 6 गुना ज़्यादा काउंट हो गया है। इस सवाल के हिसाब से इसको 6 से आप डिवाइड कर दो। हाँ भाई, फॉर्मूला बताओ नेचुरल नंबर्स का। अगर आप नेचुरल नंबर बांट रहे हैं भिखारियों में, n नेचुरल नंबर r भिखारियों में बांट रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने क्लास में, n-1 CR-1, ठीक है। और ऑल डिफरेंट तो खैर निकालना है अपने को, टू हैव सेम, इसका केस बनाना पड़ेगा। जैसे सबसे छोटा क्या है, 1, 98, 2, 96 डैश डैश, और कितना आएगा, 49, 2, ठीक है, ये आएगा। तो ये कितने केस बन गए, 49, पर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन
distribution in which all have different, distribution in which two have same. तो distribution in which two have same क्या आ रहा है? ये कितने केसेस बन रहे हैं? 49. पर इसमें क्या है? कमला, बिमला, स्वीटी, ये भी तो हो सकता है 198 1 और 98 1 1. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. तो डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने कोई दो को सेम शेयर दिया है तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो गए? 49 इंटू 3. तो यहाँ पर आ जाएगा 49 इंटू 3. तो एन कितना है? 100 है. कॉइन कितने हैं? 100. और लोग कितने हैं? 2. माइनस कितना आएगा? 49 इंटू 3. ये तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गए. हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें तो x लेस देन y लेस देन z करना है. तो आ जाएगा 100c2 माइनस 49 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 99 बाई 2 माइनस 49 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, ये 100 नहीं आएगा. n माइनस 1 क्या है? 99 है. n 100 है तो n माइनस 1 क्या होगा? 99. तो ये कितना हो जाएगा? 98 और डिवाइडेड बाय 6. भाई इन दोनों में क्या 49 कॉमन आ गया है ना. तो 49 कॉमन लेकर के कितना आ गया? 99 माइनस 3 अपॉन 6. 96 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 16. 49 इंटू 16. देखना कुछ 800 के आसपास आंसर है. 800 के आसपास कौन सा है? 784. तो ए ऑप्शन आंसर है. ठीक है. अच्छा सवाल था बेकर्स मेथड का. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सिग्मा, बाइनोमियल का सवाल है ना. अच्छा सवाल है. सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से 4, 5 की पावर 4 माइनस के, एक्स की पावर के अपॉन 4 माइनस के का फैक्टोरियल इंटू के का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8/3. अब भाई इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, चलो इन दोनों को देखा अच्छे से. ठीक है. तो ये दोनों क्या कह रहे हैं? चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि ऊपर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो. क्यों? इन दोनों का सम कितना है? 4. तो क्या बन जाएगा? 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 4ck. ठीक है ना. करते हैं. चलो पहला स्टेप दिमाग में ही आया. k इज इक्वल टू 0 से 4, तो आ जाएगा 4ck 5 की पावर 4 माइनस के x की पावर के. अरे ये तो ये बन गया. ये तो क्या बन गया? जनरल टर्म बन गया. NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r. ये पूरा क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n. तो x प्लस वाई मतलब x प्लस 5 और n कितना है? 4. ये तो ये लिखा हुआ है. और नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24. ओहो. और ये कितना दे रखा है? 8/3. भाई 3 काट के यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8. तो x प्लस 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 64. तो x प्लस 5 का स्क्वायर, ये तो आसान है ना. 8 या -8. ये तो हो ही नहीं सकता. तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √8. तो x कितना हो जाएगा? -5 प्लस √8 -5 माइनस √8. ठीक है. तो -5 पे क्या पूछा इसने? लार्जेस्ट. तो दो ही तो नंबर आ रहे हैं, ये और ये. इनमें लार्जेस्ट कौन है? ये लार्जेस्ट है, प्लस वाला है ना. देखना भाई साहब कहाँ है आंसर? +2√2. ए ऑप्शन आ रहा है ना. ए ऑप्शन अपना आंसर है. ये तो सिंपल था, बस इसमें ये ट्रिक थी कि 4 फैक्टोरियल दिखना चाहिए अपने को, है ना. NCR दिखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. a इज इक्वल टू 4 की पावर 1/401 -1. एंड फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. bn का डेफिनेशन है NC1 NC2 इंटू a, NC3 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन, NCn इंटू a की पावर n-1. द वैल्यू ऑफ b सबस्क्रिप्ट 2006 माइनस b सबस्क्रिप्ट 2005.
तो बी की परिभाषा कैसे दी गई है, ऐसे दी गई है। अरे अभी तो देखा था मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में NC1 के साथ क्या चलता है, a की पावर 1, 2 के साथ क्या चलता है a स्क्वायर, 3 के साथ क्या चलता है a क्यूब। तो इसमें किसकी क्या चीज़ मिसिंग है, एक a मिसिंग है। a आ जाता तो मज़ा आ जाता, तो bn इंटू a कर दिया अपन ने, और कितना आ जाएगा C1 इंटू a, C2 इंटू a स्क्वायर, C3 इंटू a क्यूब से लेकर के Cn इंटू a की पावर n। ठीक है, ये आएगा। अरे इसमें क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है, C0 मिसिंग है, ले जे ले। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा क्या बन गया, ये तो मस्त चीज़ हो गई। क्या होता है ये, 1 प्लस a की पावर n लिखा हुआ है ये। तो bn अपन ने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब ऐसा करते हैं, bn को घेर लेते हैं। तो bn को घेर लिया, घेरना अपने को आता है, ये अपन ने घेर लिया -1, फिर क्या किया, a से डिवाइड कर दिया। अब जब घेर ही लिया है तो अपन क्या, अब लपक के ये वाली चीज़ लिख डालते हैं। तो क्या लिखा है ये, 1 प्लस a की पावर कितनी आएगी, 2006 -1 अपॉन a। ये तो क्या लिखा है, b 2006 माइनस 2005, जहाँ जहाँ n है n की जगह कर दिया अपन ने 2005। समझ में आ रही बात, गॉन। अब क्या लिखा हुआ ये, 1 प्लस a की पावर 2006 माइनस 1 प्लस a की पावर 2005 अपॉन a। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस a की पावर 2005 कॉमन आ रहा है। ये इसके लिए आ जाएगा, और इसके लिए कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, a। 1 1 क्या हो जाएगा, गॉन। a अपॉन a क्या हो जाएगा, गॉन। तो क्या बच जाएगा, बस ये तो बहुत लल्लू सा सिंपल सा टर्म आ गया। अब ये क्या कह रहा है, एक और रख दो आप, क्या रख दो आप, 4 की पावर 1 अपॉन 401 माइनस 1। तो a में अगर 1 जोड़ोगे, देख रहे हो वो a में 1 जोड़ के क्या बन रहा है, 4 की पावर 1 अपॉन 401। इसकी पावर क्या है, 2005। 2005 अपॉन 401 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा क्या, है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10। ऑप्शन देखना, कलकत्ता ऑप्शन आ जाएगा, है ना। लेट x डिनोट्स द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 1 प्लस a स्क्वायर। ये क्या लिखा है, जीपी लिखा हुआ है। देखो कई बार ऐसे सवाल आते हैं आईआईटी में जो बहुत लेंदी होते हैं दिखने में, पर सॉल्व करते टाइम वो बहुत सिंपल होते हैं, और उसमें सिली मिस्टेक का थोड़ा चांस होता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। x डिनोट्स द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक के रूट है। y डिनोट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। बस x इंटू वाई पूछा है, कुछ नहीं, वो कैलकुलेट कराना चाहता है आपसे थोड़ी, तो कर देते हैं कैलकुलेट। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। ये बन रहा है ये। अब भाई वैल्यू रख दी सम ऑफ रूट, भाई सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11/5 आ रहा है ना। 11 माइनस 6 कितना आएगा, 5/11, 11/5। ऑल राइट, ये आ गया अपना क्या, कैपिटल एक्स। वाई डिनोट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। भाई सीरीज में क्या 2 टर्म लग रहे हैं, एक तो log 2 बेस बी और एक log 5 बेस बी, और इसमें भी 5 की पावर क्या है, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो ऐसा करें अपन, थोड़ा इसको सिंपल, थोड़ा इसके दर्शन जो हैं वो थोड़े सस्ते हो जाएं, इसलिए log 2 बेस बी को क्या मान लें, अल्फ़ा, और 4 की पावर 0 तो पीछे आके चिपक जाएगी, उसको छोड़ो। 5 बेस बी को क्या मान लें अपन, बीटा, बीटा मान लेते, ऐसा कर लेते हैं। तो we are assuming log of 2 base b is equal to alpha
log ऑफ 5 बेस b इज इक्वल टू बीटा फॉर सम शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए मान रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा की पावर 0 और 4 की पावर 0 पीछे मल्टीप्लाइड बाय बीटा, प्लस अगला क्या है, अल्फ़ा की पावर 1 4 की पावर 1 पीछे मल्टीप्लाइड बाय बीटा, प्लस क्या लिखा हुआ है अगला, अल्फ़ा स्क्वायर 4 की पावर 2 पीछे मल्टीप्लाइड बाय बीटा एंड होड़। अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 1 बीटा, केवल बीटा लिखा है। अच्छा, बीटा को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 अल्फ़ा से, फिर इसको फिर किससे मल्टीप्लाई किया, 4 अल्फ़ा से। तो बीटा तो फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन रेशियो क्या हो गया, 4 अल्फ़ा, यही लिखा हुआ है। अब वापस याद आया बीटा क्या है, लॉग ऑफ 5 बेस b, और अल्फ़ा कितना है, लॉग ऑफ 2 बेस b। अब हम क्या चाहते हैं, सबको मार्केट में सबका लॉग क्या कर दें, b कर दें। तो लॉग ऑफ 5 बेस b, 1 को भी ऐसे लिखें कि लॉग का बेस b हो, तो b बेस b कर दिया माइनस। अच्छा, 4 अंदर जाके क्या हो जाएगा, 16, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ऑफ a बाई बी, लॉग ऑफ बेस b, b बाय 16, फिर कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस चेंज थ्योरम का कन्वर्स है ना, दोनों का बेस क्या है, b 5 और b बाई 16। अच्छा, b कितना बोला इसने, b बोला इसने, हाँ b बोला इसने, b देखना क्या बोला इसने, 2000। अच्छा बताओ, 2000 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हैं कितना आएगा भाई, 1000 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 125 आता है। तो कितना आ जाएगा, 1000 को डिवाइड किया तो 125 इंटू 2 बटे कितना आ जाएगा, 2। तो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 और बेस कितना आ जाएगा, 125। तो 5 का क्यूब लिखा है 1/3 और लॉग ऑफ 5 बेस 5 है ना, पावर बेस की पावर नीचे आती है और ऊपर वाले के ऊपर, और 5 बेस 5 कितना हो जाएगा, 1/3 आ रहा है। ये y का वैल्यू चल रहा था, पूछा क्या उसने, x इंटू वाई, तो 11/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 11/15 आ जाएगा। 11/15 कहाँ पर है, सी ऑप्शन, ठीक है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीक्वेंस सीरीज का अच्छा सवाल है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या लिखा है, 1/9, 1/18, 1/30, 1/45, 1/63। इन सभी नंबरों में एक खास बात जो आराम से दिख रही है वो क्या है, हाँ 3 का मल्टीपल, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया ना। अब क्या है, अब अपने सामने एक सुंदर सी तस्वीर है। क्या तुम कोई सीरीज बता सकते हो जिसका पहला टर्म आ जाए 3, सेकेंड टर्म आ जाए 6, तीसरा टर्म आ जाए 10 और चौथा टर्म आ जाए 15? कोई ऐसी सीरीज है दिमाग में? ये क्या लिखा हुआ है, 3, 6, 10, 15, ये क्या लिखा हुआ है? बेटा ये लिखा है 1 + 2, और बेटे 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 ये लिखा है 1 + 2 + 3, और मेरे बेटे ये लिखा है 1 + 2 + 3 + 4। समझ लो, 3 में 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, ठीक है। और ये क्या लिखा है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम, पहले 3 का, पहले 4 का, तो rth टर्म क्या हो जाएगा, पहले r नेचुरल नंबर्स का सम। पहले r नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, r + 1/2, ठीक है। तो लिखते हैं इसको 1/3 सिग्मा, थोड़ा देख लेना कहाँ से स्टार्ट है, r × r + 1/2। हाँ भाई, r का वैल्यू कहाँ से आएगा भाई, पहले 2 नेचुरल नंबर है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से।
2 से कहाँ तक है, इन्फाइनाइट। देखना जरा 2 रख करके कितना आएगा, 2 × 3 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। सही है, ये बन गया है ना। टर्म का स्टार्टिंग एक बार देख लिया करो, बाकी तो अपन ने सही सोच रखा था। तो कितना आ जाएगा 1/3। अच्छा 2 बाहर ही ले लो तो कितना आ जाएगा, r = 2 से लेकर के इन्फाइनाइट, तो आ जाएगा r+1। अब इसको अपन जानते हैं इसमें क्या ट्रिक लगती है। अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स AP में होते हैं तो न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो बाय द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 1। और 1 को जादू मंत्र से कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है 1 को जादू मंत्र से, पहला माइनस लास्ट, r+1। इससे क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग से क्या होता है, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन से क्या होता है, बहुत कम टर्म्स, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, 2/3। अब इसको इससे डिवाइड किया कितना आ गया, 1/r, -1/r+1। तो r का वैल्यू क्या है, 2 से इन्फाइनाइट। अच्छा 2/3 और पहला नंबर कितना आएगा, 1/2। अगला वाला बताना जरा, 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। अब तो पिक्चर क्लियर हो गई। और nth टर्म बोल देते हैं, फिर लिमिट लगा देंगे। तो nth टर्म बोल दी और अब बोल देंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, गॉन गॉन। क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, गॉन। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 आ गया, 1/3 का ए ऑप्शन भाई। और इसमें क्या है, अपन ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, डबल क्लिक करने पर भी नहीं आ रहा, तो क्या है, आप ये काम कर सकते हैं कि एक सीरीज लिखो S, हमें किसी भी हाँ भाई, तो अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या आएगा, अगर आप नहीं गेस कर पा रहे हैं या ये नहीं सोच पा रहे हैं, तो उसका एक बहुत आसान तरीका होता है। आप देखें कि इस सीक्वेंस के ये सारे टर्म्स हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड लेट Tn बी द nth टर्म। फिर आपको ये फील आना चाहिए कि हमने क्लास में किया था कि अगर 2 नंबर हैं, उनके बीच का जो अंतर है कितना है, 3, फिर 4, फिर 5। तो अगर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इन AP और इज इन GP, देन व्हाट मेथड यू नीड टू अप्लाई। आपको क्या करना चाहिए, आप एक टर्म खिसका के लिख लो, 3 + 6 + 10, और इसी हिसाब से नीचे इसके आएगा n-1th टर्म और एक टर्म आगे खिसक के हो जाएगा Tn। ठीक है, अब हमने दोनों को घटा दिया तो s - s कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या आएगा, 3। और जो ये हो रहा है वो ये हो रहा है, और जो ये हो रहा है वो ये हो रहा है, और इस तरह से यहाँ पर जो हो रहा है वो यहाँ हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, -Tn। इसको उधर ले गए तो Tn आ गया। यहाँ से पढ़ना चालू करो, 3 + 3 + 4, अब सोचने वाली बात ये, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, n-1th टर्म। तो जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, तो ये 1, ये 2, ये तीसरा, और ये कौन सा हो गया, n-1th। तो कितने टर्म हैं यहाँ पर, इस ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म हैं, n-1। 1 2 3 n-1, तो 1 2 3 n-1। तो यहाँ पर टर्म से n-1। बेटे ये बताओ कि 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, 3 से पहले नेचुरल नंबर क्या आता है, हाँ, तो इस 3 को जादू मंत्र से कैसे लिख लो, 1 + 2,
और इस ब्रैकेट में कितने टर्म है, n-1, तो ये कितने हो गए, n-1 और प्लस 2, n-1 टर्म्स प्लस 2 टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n+1 टर्म्स। तो n+1 टर्म्स, पहले n+1 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ तो उसमें क्या है, n की जगह n+1 कर दिया तो कितना हो जाएगा, n+1 n+2/2। अब ये आपका क्या हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला, तो आप लगा दो वहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू ये आएगा 1/n n+1 इंटू n+2/2। लेकिन इस वाले केस में सवाल क्या है कि n का वैल्यू कितना होगा, 1 से आएगा। वहाँ वाले में क्या था, यहाँ पर अपन ने सिग्मा में क्या किया था, r का वैल्यू कहाँ से था, 2 से था, दैट्स द डिफरेंस है ना, वो थोड़ा सा अंतर आ गया। ठीक है भी, तो ये एक और तरीका जिससे आप निकाल सकते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, ए दे रखा है अपने को 0 से लेकर के 1, ए कोई नंबर है 0 से 1, सेटिस्फाइज द इक्वेशन a की पावर 2008 - 2a + 1 = 0 एंड s इज 1 + a + a² से डैश डैश a की पावर 2007। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ s इज, s की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो बतानी है। तो आँख का अंधा भी देख के बता सकता है कि ये जो क्या लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है। तो पहला थॉट ये आया दिमाग में कि दिस इज़ अ जीपी। अच्छा, अगर जीपी लिखा है तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बालक गण क्या करते हैं कि जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये जीपी का फॉर्मूला जब आपने लगाया तो आपने देखा a1, तुरंत यहाँ पर नज़र जानी चाहिए a1, और a अगर 1 है, क्या a1 इसका सॉल्यूशन है, हाँ है, अरे प्रभु है, a1 है। तो क्या जीपी के, मैंने देखो क्लियरली बताया था जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, तो क्लियरली बोला था कि एक कंडीशन होती है जीपी के लिए कि r 1 नहीं होना चाहिए। तो इसने बोला है ऑल पॉसिबल, जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं s की वैल्यूज़ की, उनको आप जोड़ के बता दो। यानी कि अगर ये जीपी बन रहा है तो जितने भी जीपीज बन रहे हैं उन सभी जीपीज का सम को ऐड करके आप बता दो, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि क्या a1 है, हाँ है, दिख रहा है क्या, a1 है, दिख रहा है क्या, a1 है। तो a1 के लिए एक संभावना उत्पन्न होती है s की, जब s बन जाएगा 1 + 1 + 1 डैश डैश +1, कितना हो जाएगा ये, अरे बेवड़े 2008, ठीक है ना, 2008 बन जाएगा। टर्म कितने हैं, 0 से स्टार्ट है ना भाई, तो 2008 आएगा। तो s का वैल्यू इज 2008 व्हेन केस, क्या केस, a इज 1। अब बाकी अपने को कोई संकट नहीं है, बाकी s की अपने को संभावना देखनी है जब a 1 नहीं है। a क्या है, पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में है। तो तब अपन ने ये लिखा और ये लिखा, तो अपन ने देखा ये जो पिक्चर है वो तो यहाँ पर है, तो ये पिक्चर टांग देते हैं यहाँ पर, a की पावर 2008, यहाँ से दिख रहा है a की पावर 2008, क्या होगा 2a - 1, यहाँ पर चिपका दिया। क्या बन गए 2, ये क्या बन गया 2। अच्छा, अगर ये 2 बन गया है तो ये एक पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, और एक और संभावना क्या थी 2008। तो दो अलग अलग तरीकों से आंसर आ रहा है, एक तो जब सारी टर्म सेम है, जीपी की सारी टर्म सेम, और एक जब कोई एक का पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए एक्चुअली में जीपी है, और जीपी है तो फिर अपन ने एक फ़ायदा उठा लिया इक्वेशन का और यहाँ पर रख दिया। तो अलग अलग केसेस से दो आंसर आ रहे हैं, तो अपने को टोटल पॉसिबल केसेस का सम बताना था, ये आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा 2010। अच्छा सवाल है ना, क्योंकि बच्चे अक्सर ये गड़बड़ करते हैं। जीपी के सम का जो फॉर्मूला है उसकी वैलिडेशन जो है इज़ ओनली व्हेन कॉमन रेशियो इज़ नॉट 1, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है।
-1 की पावर n+1 n/5 की पावर n, n का वैल्यू है 1 से लेकर के इन्फाइनाइट। तो लिख करके देखा, एक दो टर्म लिख के देखा करो, जब भी कुछ आया करे एक दो टर्म लिख के देखो ताकि पता चले ये है क्या। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये आ रहा है 1/5, फिर आ रहा है -2/25, फिर आ रहा है +3/125 -4/5 की पावर 4, ऐसा बन रहा है। ये है अपना s इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू। तो अब अपन ने क्या किया, इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन रेशियो क्या है -1/5, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1, है ना, 1 2 3, और -1/5 -1/5 -1/5। क्या करना होता है AGP में, एक टर्म खिसका के लिख दो आप। फिर अपन ने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा 6s/5 इज इक्वल टू 1/5। इनको सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा -1/25। इनको सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 1/125 -1/5 की पावर 4 डैश डैश डैश। तो 6s/5 इज इक्वल टू a/1 - r, 1 + 1/5। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, दिख रहा है आराम से 1/6। तो 6s/5 अगर आ रहा है 1/6, तो s का वैल्यू आ जाएगा 5/36। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। और अपन एक और मेथड जो मैंने आपको बताया था जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लिखो। मेथड 2 है ना, बाय डिफरेंशिएशन। d/dx से करना अपने को। तो एक मैंने चीज़ बताई थी आपको, कोई भी सीक्वेंस अपने को दे रखा हो तो आप उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसका थोड़ा ध्यान रखो। स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए एक स्टैंडर्ड GP का सम 1 + x + x² + x³ डैश डैश इनफाइनाइट, है ना। यहाँ से आप स्टार्ट कर लो, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। इससे AGP कैसे बनेगा, बाय 1 डिफरेंशिएशन। एक डिफरेंशिएशन से ऐसा आने लग जाएगा। करते हैं इसको डिफरेंशिएट। भाई 1/α का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/α²। 1/θ का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/θ²। चेन रूल में आएगा 1 - x का डेरिवेटिव, और वो कितना है -1। 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, x का आएगा 1, x² का 2x, 3x² + 4x³ महारथी एक बार जरा राइट साइड का जनरल टर्म लिख के बताना मेरे को। राइट डाउन द जनरल टर्म ऑन RHS। हाँ बोलो बोलो, n बेवड़े n-1 क्या कर रहे हो तुम ये। 2x 3x², 3 बड़ा या 2 बड़ा, 3 बड़ा, तो क्या आएगा n(x⁻n - 1) का सिग्मा लिखा हुआ है। n का वैल्यू कहाँ से, 1 से इनफाइनाइट। ओके क्लियर है, इधर देखो, है ना, n(x⁻n - 1), n का वैल्यू क्या है 1 से इनफाइनाइट। ऑल राइट। ओ हो, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख लें, n x की पावर क्या आना चाहिए, n-1। n तो है अपने पास, कॉमन रेशियो क्या है -1/5, और इसकी पावर क्या कर दूं मैं n-1। पर n-1 और n+1 में कितने का फर्क है, 2 का। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये कर लिया अपन ने एडजस्ट। n का वैल्यू क्या है 1 से इनफाइनाइट। -1 का स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं, 1 × एनीथिंग क्या हो जाएगा, वही नंबर। ऑल राइट, अच्छा तो ये है, लेकिन इसमें क्या है 5 की पावर n था ना, तो यहाँ पर क्या एक 1/5 भी आएगा। समझ में आ रही बात, 5 की पावर n है ना, 5 की पावर n है, तो 5 की पावर n-1 कितना आ जाएगा, 5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 × 5 कितना आ जाएगा, 5 की पावर n।
अच्छा ये जो पिक्चर है ना, ये तो क्या कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट को तो अपन सिग्मा के बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा ये जो नंबर है ये क्या है, व्हाट इज दिस नंबर? अरे जीपी का सम लिखा है, इतनी देर से क्या माथापच्ची कर रहे थे? ये एजीपी का सम लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रकट हो गया ना, कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए प्रकट हो गया है ये? हाँ, तो क्या करना चाहिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर पटक देना चाहिए -1/5, या यहाँ पर पटक देना चाहिए -1/5, तो प्रकट हो जाएगा। तो -1/5 रखा, ये लिखा है 1/1 + 1/5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25/36। अच्छा 25/36, तो ये क्या बन रहा है 25/36, तो यह है 1/5 × 25/36, कितना हो गया 5/36। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, अपने को क्या करना होता है, पहले डिफ्रेंशिएट करना होता है, फिर एक बार बस देख लेना कि सीरीज़ जो है ये इसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, या यहाँ पर आप वो क्रिएट कर लो, जैसा आप करना चाहो, है ना। मैंने क्या किया, उसको इसके अंतर्गत, है ना, इसका जनरल टर्म देखते हुए वहाँ पर सेटिंग बिठा ली कि कॉमन रेशियो की पावर क्या आ जाए n-1, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाए n, तो n तो वहाँ मौजूद था, बस कॉमन रेशियो सेट करना था। Next is the sum of the series 3/1 factorial 2 factorial 3 factorial 4/2 factorial 3 factorial 4 factorial 5/3 factorial 4 factorial 5 factorial dash dash 2008/। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना होगा, जनरल टर्म। बताओ महारथी, जनरल टर्म n लिखूं पहले, 1/, अरे 1 को मान लो ना n, 1 को मान लो n, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा, अगला वाला क्या, एक और ज़्यादा, और ऊपर क्या आ जाएगा n+2, ये लिखा हुआ है। और n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर के कहाँ तक है, 2006, ये लिखा हुआ है। भाई थोड़ा सा ऑप्शन से ही दिख रहा है अपने को, जैसे माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, ज़रूर मेथड ऑफ डिफरेंस लगा होगा, समथिंग माइनस था, समथिंग बना होगा, और फिर कैंची चल गई होगी। ठीक है, इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कॉमन आ क्या जाएगा, 1 n+1 n+2 इंटू n+1। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं अंदर क्या बन रहा है, n फैक्टोरियल इंटू 1 + n+1 n² + 3n+2। भाई 3n + n कितना हो जाएगा, 4n, तो आएगा n+2 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n² + 4n + 4। अच्छा ये तो n+2 का स्क्वायर बन गया, पटाक पटाक काटो फटाफट, ये आएगा n फैक्टोरियल n+2। अरे यार मज़ा आ जाता अगर यहाँ पर क्या n+1 होता, ताकि n फैक्टोरियल इंटू n+1 इंटू n+2 क्या हो जाता है, n+2 का फैक्टोरियल। तो चलो मज़े ले लेते हैं, n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि ये बन गया n+1 अपॉन लगातार आने वाले n+2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। भाई अब ये तो सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसिल आउट हो, तो n+1 को ऐसे लिख लें अपन, n+2 -1, ताकि नीचे वाला टर्म का कुछ पार्ट तो क्या कटे। तो अगर ऊपर से नीचे काटना है तो काटने के लिए ऊपर जो है क्या होना चाहिए, यही वाला नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लिया। अब इसको कट्टस किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको तो ऐसे का ऐसे लिख लिया, बन गया अपना मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना। जहाँ जहाँ n है उस n को रिप्लेस कर दें अगर n+1 से,
यानी कि फ्यूचर, तो इसका फ्यूचर क्या है, यही है, ठीक है ना। लिखना चालू करो, बताओ भाई। फर्स्ट टर्म, हाँ 2 फैक्टोरियल, बोलते रहो महारथी, शाबाश, डैश डैश। कितने टर्म है सीक्वेंस में, 2006, बोलना 2006वां टर्म, हाँ बोलो बोलो, अरे गलत बोलो पर सुधर जाओ थोड़ा, हाँ गॉन गॉन गॉन। तो इन सब का सिग्मा यानी कि S 2006 पहला भाई 1/2 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 1/2, और ये आ जाएगा 1/2008 का फैक्टोरियल। अब ऑप्शन देख लो एक बार, एलसीएम लेके कितना आएगा, कलकत्ता आ गया है ना, कलकत्ता आंसर है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले डेट पे देख लेंगे अपन, ठीक है। बाय बाय।